हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइकोथेरेपी के बारे में बात की थी और उसके गोल्स के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। आज हम लोग एक एक करके जितने भी साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स होते हैं उसको हम लोग एक एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग साइको एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसका अर्थ, मीनिंग एंड स्टेजेस, उसके विभिन्न स्टेजेस के बारे में और उसके अर्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और उन्हें, सिगमंड फ्रॉयड को, जो कि ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनके नाम पर उन्होंने ही साइकोथेरेपी को जन्म दिया और उनको फाउंडर ऑफ साइकोथेरेपी कहा जाता है। और साइको एनालिसिस के पहले जो प्रक्रिया मनोवैज्ञानिकों ने शुरू की थी एक थेरेपी के रूप में यूज़ करने का, और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए जो थेरेपी उन्होंने यूज़ किया था वो था हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस में क्या होता था कि व्यक्ति को अनकॉन्शियस में ले जाकर या सबकॉन्शियस में ले जाके उनके सारे अनकॉन्शियस बातों के बारे में पूछा जाता था, उनसे बात की जाती थी और फिर पुनः उन्हें कॉन्शियस लेवल पर ले आया जाता था। लेकिन ऐसा देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं था, क्योंकि उसमें हिप्नोसिस के बाद जब वो बाहर निकलता था तो वो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन मानसिक रूप से नहीं समझ में आता था, नहीं दिखाई देता था। इसलिए उसमें परिवर्तन का होना इम्पॉर्टेंट था और तब सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस का प्रयोग किया। इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। साइको एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज एंड थेराप्यूटिक टेक्निक्स दैट हैव देयर ओरिजिन इन द वर्क एंड थियरीज ऑफ सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने बहुत सारे थ्योरीज़ को प्रतिपादित किया, बहुत सारे कार्य उन्होंने किए, और इन सारे थ्योरीज़ और वर्क जो सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा किया गया था, उसके सारे थ्योरीज़ के मदद से और थेराप्यूटिक टेक्निक्स के मदद से ये साइको एनालिसिस का जन्म हुआ और साइको एनालिसिस एक थेराप्यूटिक टेक्निक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। The core of psychoanalysis is the belief that all people possess unconscious thoughts, feelings, desires and memories. जो साइकोएनालिसिस का मेन, जो उसका कोर जो बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, वो ये है कि वो ये विश्वास करता है, उस पर विश्वास करता है जो कि हर व्यक्ति के अंदर उसका एक अपना अचेतन चिंतन है और अलग अलग अचेतन फीलिंग्स हैं, भाव हैं, इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है और मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी यादें हैं। इन सारे को मिलाकर उनका जो अनकॉन्शियस जो माइंड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उनका सही इलाज हो सके। In psychoanalysis, people can experience catharsis and gain insight into their current state of mind by bringing the content of the unconscious into conscious awareness. Through this process, a person can find relief from psychological distress. अब हम लोग सभी जानते हैं कि मेंटल कैथारसिस क्या होता है। मेंटल कैथारसिस में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी बातों को खुलकर दूसरों के सामने रख पाता है, यानी कि वो रिवील करता है अपने हर इमोशंस, अपने हर फीलिंग्स, अपने हर डिज़ायर्स को, जो कि उसने अभी तक छुपा के रखा था। तो ये साइको एनालिसिस में जो व्यक्ति होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, कैथारसिस करता है, और उसके चलते वो एक सूझ का विकास उनके अंदर होता है। और तब क्या होता है कि उनके करंट स्टेट ऑफ माइंड में बहुत सारा चेंजेस आने लगता है और कॉन्शियस अवेयरनेस होने लगता है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सूझ के विकास होने के चलते या मेंटल कैथारसिस होने के चलते या कॉन्शियस अवेयरनेस होने के चलते उसको काफ़ी अपने स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। अब जो ये डेफिनेशन हमने देखा तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं वो ये है कि अ पर्सन्स बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर अनकॉन्शियस ड्राइव्स, यानी जितने भी चेतन जो बातें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, वो सारे का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर ऑफन रूटेड इन कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। होता क्या है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में हमेशा अंतर्द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब ये क्या होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है और इमोशनली
जो और साइकोलॉजिकली व्यक्ति प्रॉब्लम में रहता है और जिसके चलते ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये भी सिगमंड फ्रॉयड का कथन है कि अर्ली चाइल्डहुड में स्पेशली 0 to 5 ईयर्स, मतलब शुरुआती 5 सालों के बीच में जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो भी एक्सपीरियंस बच्चा करता है, जिस तरह का उसको अनुभव मिलता है, वो उससे उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। People use defense mechanism to protect themselves from information contained in the unconscious. Unconscious की जो बातें होती हैं वो conscious level में ना आने का कारण है, क्योंकि यदि वो अतृप्त इच्छाएँ, जो जितने भी unwanted desires हैं, unsocial desires हैं, यदि वो conscious level में आएंगे तो व्यक्ति के conscious state of mind को disturb करेंगे। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति उससे बचाव के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म का प्रयोग करता है, ताकि उसके जो भी अनकॉन्शियस माइंड में जो भी डिज़ायर्स है वो उसे आकर कॉन्शियस में तंग ना कर सके, परेशान ना कर सके। अब हम लोग इसमें स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि स्टेजेस इसके कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड ने इस साइकोथेरेपी या साइकोएनालिटिक थेरेपी को, जिसको कि साइकोडायनेमिक थेरेपी की संज्ञा उन्होंने दिया है, उसमें क्या क्या बातें हैं। तो उसमें जो स्टेजेस हैं वो हम लोग एक एक करके स्टेज पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हिप्नोसिस में अनकॉन्शियस में ले जाके उनसे सारी बातों को जानकारी ली जाती थी, फिर उसे कॉन्शियस लेवल पर उसे वापस लौटा दिया जाता था जो भी पेशेंट होते थे। लेकिन सिगमंड फ्रॉयड ने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है तो उन्होंने फ्री एसोसिएशन मेथड का प्रयोग किया। फ्री एसोसिएशन मेथड में क्या है कि ये चिकित्सा प्रणाली की सबसे पहली अवस्था होती है और इसमें फ्री एसोसिएशन इसको कहते हैं, जिसमें रोगी को एक मंद प्रकाश वाले रूम में रखा जाता है। उस रूम में बहुत अधिक वस्तुएं नहीं होती हैं और जो चिकित्सक होता है वो रोगी के पीछे बैठता है ताकि वो उसका चेहरा न देख सकें, ताकि चेहरा न देखने से वो व्यक्ति अपनी बातों के बारे में, अपने मन की बातों को अच्छी तरह से समझा सकता है। एक रैपो इस्टेब्लिश किया जाता है, एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाता है और चिकित्सक जो है वो रोगी से अनुरोध करता है कि उसके मन में जो भी कुछ आए, चाहे वो निरर्थक हो, सार्थक हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, जो भी बातें हो, वो बिना संकोच वो बताता चला जाए और रोगी की बातों को चिकित्सक बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ सुनता है। और यदि उसे किसी तरह की हिचकिचाहट होती है, जैसे हेजिटेशन होता है कभी कभी पेशेंट को कुछ बात बताने में, तो फ्री एसोसिएशन बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाता है जब, तो बहुत कुछ हिचकिचाहट होती है, तो उन हिचकिचाहट को चिकित्सक की मदद से चिकित्सक मदद करते हैं उन्हें, कि उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि वो अपनी सारी बातों को बताएंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम से उसे छुटकारा या निजात दिलवा सकते हैं। तो ये सारी मानसिक संघर्षों को कुरेद कर वो लोग अचेतन स्तर से जानने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन। अब दूसरा है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की अवस्था। अब ये प्रतिरोध की अवस्था क्या है? इसमें क्या होता है कि ये फ्री एसोसिएशन जो स्टेज है उसके बाद ये उत्पन्न होती है कि रोगी जब अपने मन में आने वाली किसी भी तरह के विचारों को कहकर विश्लेषक या एनालिस्ट को सुनाता है, तो इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो अपने मन के विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो छुपाना चाहता है और वो बनावटी बना के वो इधर उधर जानबूझकर वो बात को दूसरी ओर ले जाता है या उसको डाइवर्ट कर देता है अपनी बातों को, और इसे कहते हैं प्रतिरोध की अवस्था, जिसमें व्यक्ति जो विश्लेषक को अपनी सारी बातें, जो पेशेंट है वो अपनी बातों को नहीं बता सकता है। तब विश्लेषक का ये काम होता है, एनालिस्ट का, कि वो उन्हें ये मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो चाहे लिख कर, चाहे कहानी के रूप में, चाहे सेंटेंस के रूप में, या ड्राइंग करके, पेंटिंग करके, किसी भी तरह से अपने उन संवेगात्मक जो इच्छाएं हैं या उनको वो रिवील कर सके या उसको बता सके। तो ये बहुत सावधानीपूर्वक ये करना चाहिए, ताकि जहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है पेशेंट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उससे उस पॉइंट पर उसको रेजिस्टेंस है और उस पॉइंट पर ध्यान देना अति अनिवार्य होता है। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस, यानी स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब स्वप्न देखते हैं तो उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बतलाए हैं। तो उसमें हमारी जो दमित प्रेरणाएं होती हैं, जो अनवांटेड, जो अनरिजॉल्व्ड
या जो अनफुलफिल्ड जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, मनोलैंगिक डिज़ायर्स होते हैं, वो निद्रावस्था में, चेतन अवस्था में आने की कोशिश करता है। और चूँकि उस समय सेंसर काफ़ी वीक होता है, तो इसीलिए वो ड्रीम के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से अपने उन इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो जब हम स्वप्न का विश्लेषण करते हैं, फ्रॉइड कहते हैं कि स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया था विश फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ ड्रीम। तो रोगी के स्वप्नों के अनुसार स्वप्नों का विश्लेषण करके चिकित्सक जो है वो उसके अचेतन मन को, उसके संघर्षों को, उनकी चिंताओं के बारे में जान सकते हैं। तो रोगी के स्वप्नों के बारे में लेटेंट कंटेंट्स और को समझता है एनालिस्ट, और उसके मेंटल कन्फ्लिक्ट का कारण भी समझ जाता है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीडे बिहेवियर, जिसको कहते हैं दिन प्रतिदिन के व्यवहारों की व्याख्या। जैसे सिगमंड फ्रॉइड का एक बुक है जिसमें उन्होंने लिखा द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, कभी कुछ लिखना होता है, कहीं कुछ लिख देते हैं, कुछ बोलना होता है, कुछ बोल देते हैं, नाम कभी कभी भूल जाते हैं, कहीं सामान कहीं रखना है तो कहीं और रख देते हैं, जाना था किसी और रूम में तो किसी और रूम में चले जाते हैं। इस तरह की गलतियां हमारे से काफ़ी दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। तो ये कोई बेईमानी नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ होता है, ये निरर्थक नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में जो बातें होती हैं वही उभर कर आता है। तो इसको हम लोग सिंबलाइज करके इनके फैक्चुअल, इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि आखिर व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। तो इन सारी बातों को भी अगर हम चिकित्सक के रूप में अगर रोगी से पूछते हैं, तो वो कई बार ऐसा बताता है कि हम ऐसे गलती करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। तो उससे काफ़ी कुछ हद तक चिकित्सक को समझ में आता है कि उसके रोगी की स्थिति क्या है और क्यों है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ट्रांसफेरेंस, यानी कि स्थानांतरण की अवस्था। तो ये स्थानांतरण की अवस्था क्या होती है? इसमें कहते हैं कि चिकित्सा के दौरान क्या होता है कि इंटरेक्शन होती है चिकित्सक और रोगी के बीच में। दोनों के बीच जटिल और संवेगात्मक भी रिलेशनशिप भी उभर कर आते हैं, और इसका ये परिणाम होता है कि रोगी अक्सर अपने जो पास्ट लाइफ में, जैसे कि समझ लीजिए कि किसी शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति कैसी, एटीट्यूड कैसा था उसका, माता पिता के प्रति कैसा था, या दोस्तों के प्रति कैसा था, तो वैसी मनोवृत्ति का चिकित्सक के प्रति वो विकसित कर लेता है। अगर वो अच्छा मनोवृत्ति था तो वो अच्छा मनोवृत्ति विकसित कर लेता है चिकित्सक के प्रति। यदि वो नेगेटिव था तो नेगेटिव ट्रांसफरेंस हो जाता है, यानी कि वो स्थानांतरण, जो फीलिंग जो अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त, भाई बहन के प्रति था, तो वो वही जो रिलेशनशिप या वही जो फीलिंग है वो चिकित्सक के प्रति वो आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूर्ण रूप से रोगी शांत मन से और पूर्ण विश्वास के साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है ऐसे, और उसमें जो चिकित्सक के समक्ष वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और जितने भी मेंटल जो द्वंद्व होते हैं वो खुलकर अभिव्यक्त कर पाता है। तो स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बतलाया है, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, नेगेटिव ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। तो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस क्या है कि इसमें रोगी विश्लेषक के प्रति अपनी स्नेह एवं प्रेम की प्रतिक्रियाओं को दिखलाता है, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या हो गया कि इसमें रोगी विश्लेषक के प्रति अपनी घृणा और संवेगात्मक अलगाव की प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करता है। और तीसरा है काउंटर ट्रांसफरेंस, इसमें विश्लेषक ही रोगी के प्रति स्नेह, प्रेम और संवेगात्मक और लगाव दिखाता है। तो ये 3 तरह के ट्रांसफरेंस होते हैं जो कि स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। और अब लास्ट है स्टेज ऑफ टर्मिनेशन, जिसको कहते हैं समापन की अवस्था। तो हम सभी जानते हैं कि टर्मिनेशन यानी कि जब हम किसी भी चिकित्सा को हम किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक स्टेज ऑफ टर्मिनेशन होना चाहिए, जबकि वो चिकित्सा वहीं पर रुक जाती है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जो विश्लेषक होते हैं उनके सफल प्रयास के फलस्वरूप रोगी को अपने संवेगात्मक कठिनाई एवं मानसिक संघर्ष के अचेतन कारणों का एहसास हो जाता है, और रोगी के अंदर एक सूझ का विकास होता है। तो रोगी में सूझ का विकास हो जाने से क्या होता है कि उसमें एक तरह का सेल्फ परसेप्शन और सोशल परसेप्शन भी डेवलप हो जाता है, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण भी डेवलप
हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। उसकी जो समाज के प्रति उसकी नज़रिया थी, जो परसेप्शन था, वो परिवर्तित हो जाता है। अपने आप के बारे में जो परसेप्शन था वो भी परिवर्तित हो जाता है। और इससे क्या होता है कि इससे रोगी की मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास, बिलीव्स में एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है। और पॉजिटिव चेंज आने से क्या होता है कि पर्सनल मोटिव को भी सही संदर्भ में वो समझने लगता है। और रोगी में सूझ का विकास हो जाने से चिकित्सक जो है रोगी से धीरे धीरे संबंध विच्छेद करने लगता है। जब एक बार उसका जो उद्देश्य है चिकित्सक का वो पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे उसे संबंध विच्छेद कर लेता है, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपने इन्हीं मनोभाव के साथ, इन्हीं मनोवृत्ति के साथ, जो पॉजिटिव चेंज उसके अंदर आया है उसके साथ वो अपना जीवन यापन करे, ताकि वो अपने सेल्फ के बारे में और सोसाइटी के बारे में जो नज़रिया का जो परिवर्तन हुआ है उसके द्वारा उसकी पर्सनैलिटी में भी परिवर्तन हो सके। और एक बार जब पर्सनैलिटी में परिवर्तन हो जाती है तो वो व्यक्ति सही दिशा में सोचता है और सही सोचता है, और मन के अंतर्द्वंद को वो से छुटकारा पा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि साइको एनालिसिस का मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होता है। धन्यवाद।